हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 जनवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका साइट को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रावी रिवर से रिलेटेड। तो रावी रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमें पता है कि इंडस रिवर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रावी रिवर। रावी रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश स्टेट से होता है। उसके बाद में जाकर के इंडस रिवर की जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपस में मर्ज होती हैं और लास्ट में पाकिस्तान में जाकर के ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो मेन इंडस रिवर में जाकर के मर्ज हो जाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वह बैड बैंक को लेकर के है। लास्ट ईयर जब हमारा बजट सेशन हुआ था तो बजट स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया था कि एक बैड बैंक बनाया जाएगा। बैड बैंक क्या होगा कि जो भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनमें जो भी बैड एसेट्स हैं। बैड एसेट्स क्या होती हैं? मान लो बैंक ने किसी को पैसा दिया और वो जो मनी है वो वापस नहीं हो रहा है तो उसको बैड एसेट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मतलब उससे जो बैंक है उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस ही एक तरीके को देखने को मिला। तो वो सारे जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे इस बैड बैंक को और ये जो बैड बैंक है उन बैड एसेट्स को गुड एसेट्स में चेंज करने का काम करेगा। तो ये है बैड बैंक। अब इसके लिए बोला गया है कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स जो थी उनको रिजोल्यूशन करने के लिए, उनको रिजोल्व करने के लिए जो हमने एक प्रोसीजर स्टार्ट किया था बैड बैंक का, वो अब बिल्कुल तैयार है इसके लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए काम करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर हमें पता है कि जो 1 फेब जो है, 1 फेब को हमारा बजट सेशन होगा, उससे एक दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करने से पहले ही गवर्नमेंट ने अनंत नागेश्वरन को हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या करता है? इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो गवर्नमेंट की जो भी इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है उसको प्रेजेंट करने का काम करता है। ये जो सर्वे है, सर्वे से हमें पता चलता है कि जो भी यहाँ पर कंक्लूजन हुआ उन सारी चीज़ों के बारे में ये पता चलता है कि कहाँ से कितना आउटकम हुआ, कहाँ से इनपुट हुआ। सीधी सी लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझो कि बजट जो है वो हमारे फ्यूचर ईयर के लिए हम कहाँ कितना खर्च करेंगे वो हमें दिखाता है। और इकोनॉमिक सर्वे हमने लास्ट ईयर में क्या परफॉर्म किया वो सभी चीज़ें हमें शो करने का काम करता है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनका नेम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के। हमें पता है पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लंबे न्यूज़ में रहा है। पिगेसस स्पाईवेयर इजराइल की एक कंपनी NSO जो है उन्होंने इस स्पाईवेयर को बनाया था। बनाने का कारण ये था कि जो भी कंट्रीज़ अपने यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ये जो स्पाईवेयर है इसका यूज कर सकती है। लेकिन इंडिया में यह आरोप लगे कि इस स्पाईवेयर का यूज जो है वो पर्सनल, मतलब किसी पर्सन स्पेसिफिक की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको निकालने के लिए इस स्पाईवेयर का यूज किया गया। इसीलिए बहुत सारे हमारे यहाँ पर एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी का जो नेम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। RV रविंद्रम कमेटी है जिसमें 2 एक्सपर्ट्स और हैं इनके साथ में। ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, इनकी हेडशिप में कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी जो है वो कंक्लूजन अब निकाल करके लेके आएगी कि इसमें क्या किन किन पॉइंट के ऊपर यूज़ किया गया था इस स्पाईवेयर का। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मना करती रही है, लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है। पहले ये मना किया जा रहा था कि हमारे यहाँ पर तो पिगेसस स्पाईवेयर हमने यूज़ ही नहीं किया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बोला है कि 2017 में इजराइल के साथ में जो हमने डिफेंस डील की थी उसी के साथ में पिगेसस स्पाईवेयर को, उसी डिफेंस डील के साथ में उसी का एक पार्ट के रूप में पिगेसस स्पाईवेयर को इंडिया में लाया गया था। यहाँ पर इजराइल जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बोला है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है, NSO जो कंपनी है जिन्होंने इस स्पाईवेयर को बनाया था, हम उससे जो भी डाटा है, इंपोर्टेंट डाटा, उनको निकालने का किस कंट्री को ये स्पाईवेयर जो है वो भेजा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर के। हमने एक इशू देखा था कुछ टाइम पहले न्यूज़ में कि महाराष्ट्र से
12 मेंबर जो हैं, जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनको वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया है 1 ईयर टाइम के लिए। अब इसको लेकर के ये जो 12 मेंबर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके लिए अपना एक स्पेशल मतलब स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ये जो भी प्रोसीजर अपनाया गया इन 12 मेंबर्स को सस्पेंड करने का वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो भी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उन सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ये डाइल्यूट करता है। आपने उन 12 मेंबर्स को सस्पेंड किया, आपने सिर्फ उन 12 मेंबर्स को सस्पेंड नहीं किया, आप जिन कंस्टिट्यूएंसीज को वो 12 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन 12 कंस्टिट्यूएंसीज को भी आपने अनरिप्रेजेंटेड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 12 मंथ्स तक मीन्स 1 ईयर तक ये जो पर्सन है वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो वहाँ के जो पीपल है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी वॉइस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ रूल्स होते हैं, और इसी तरह जो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रूल्स हैं उसका जो पार्ट 53 है वो ये बोलता है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ लोग अनरूली तरीके से बिहेवियर करते हैं तो स्पीकर के पास में ये पावर होती है कि वो उनको सस्पेंड कर सकता है। लेकिन हमारा जो आरपीए एक्ट 1951 है, इसके अलावा सेक्शन 190 इसके बेसिस पर ये बोला जाता है कि 6 मंथ से ज़्यादा एक सीट वैकेंट नहीं रह सकती है। आपने 12 मंथ तक के लिए सस्पेंड कर दिया, मतलब आप जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं उनको डाइल्यूट कर रहे हो, और इसी के बेसिस पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है। उन्होंने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो अगर 6 मंथ से ज़्यादा कोई सीट खाली है तो वहाँ पर तो बाई इलेक्शन की बात आ जाती है कि भाई दोबारा से चुनाव यहाँ पर करवाओ, ताकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, वो अपनी आवाज़ को रख सके। तो ये हमने फ्रंट पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर कोटा की बात की गई है कि प्रमोशन में SC ST कोटा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है कि जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हर स्टेट में अलग अलग डाटा है, अलग अलग वहाँ पर बेसिक प्रोविज़न है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो ये डिसाइड करे कि वहाँ पर प्रमोशन में कोटा दिया जाना है या नहीं दिया जाना है SC ST को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज है पेज नंबर यहाँ पर 4 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो हमें पता है कि दिल्ली में जो है वो पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रख करके वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर कोशिश करती है, ट्राई करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वहाँ पर पोल्यूशन को कम किया जाए। अब पोल्यूशन को कम करना है, सबको पता है कि ज़्यादातर जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ से एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया है कि जल्दी दिल्ली में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि अगर आपके पास में कोई भी व्हीकल है उसका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना मैंडेटरी है। आप जब भी किसी फ्यूलिंग स्टेशन पर जाकर के अपने व्हीकल को रिफ्यूल करवाओगे तो आपके पास में पहले वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट की जांच के बाद में ही आपका जो व्हीकल है उसको रिफ्यूल किया जाएगा। इसके बेसिस पर क्या होगा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनना तय होगा, और पोल्यूशन सर्टिफिकेट जब बनेगा तो हमें पता चलेगा कि कौन से व्हीकल की क्या कंडीशन है और किससे कितना एमिशन हो रहा है, जिसके बेसिस पर जो हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और उनको कुछ अलग से बेनिफिट दे करके ये जो भी व्हीकल्स हैं इनको हम स्क्रैप कर पाएंगे। और यहाँ पर जब नए व्हीकल्स, वैसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपने आप को ट्रांसफर कर सकें। अभी गुरुग्राम में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। इससे पहले नवी मुंबई में सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन था। इसके लिए इससे ये लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की तरफ बढ़ रही है, और इसके लिए कोशिश कर रही है कि जो भी व्हीकल्स है उनका एमिशन कम हो, और अगर कम नहीं है तो स्क्रैपिंग पॉलिसी का यूज़ करते हुए उनको स्क्रैप करें, और जो हमारी पॉपुलेशन है उनको अवेयर करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ उनको ट्रांसफर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने NCC को, नेशनल कैडेट कोर्प्स को, इनकी जो भी स्ट्रेंथ है उनको एक तरीके से एड्रेस किया। उन्होंने ये बोला कि हमारा जो यूथ है वो हमारी एक पावर है, स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन, ड्रग्स, रियल वर्चुअल बैलेंस, ये जो है ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो नेट है या फिर जो भी हमारे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है उनका हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हम उसको एक तरीके से बैलेंस तरीके से उसको यूज़ नहीं किया तो वो लाइफ में एक डिजास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि ड्रग्स एक मेजर इशू है। इसके लिए उन्होंने एनसीसी को रिप्रेजेंट करते हुए ये बोला कि आप चाहें तो हमारी सोसाइटी में जो एक बड़ा इशू है ड्रग्स का, या फिर जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसकी वजह से हमारा यूथ इसमें काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है, तो उसको निकालने में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। देखो, एनसीसी की अगर हम बात करें तो एनसीसी को 1946 में एच.एन. कुंजरू की एक कमेटी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर इस तरीके का एक कोर्प्स, एक स्ट्रेंथ बनाई जाए जो हमारे इंडिया का जो कम्युनिटी बेसिस पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। इसीलिए एनसीसी बनाया गया था। सीधी सी बात में ये बोल सकते हो कि ब्रिटिश एरा की जो रूट है वो एनसीसी के फाउंडेशन में है, इसलिए इस एनसीसी को बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका क्वेश्चन ये है कि जो एनसीसी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फिलीपींस के बीच में और इंडिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक जो साइन, मतलब एक जो डिस्कशन जो चल रहा था उसको लेकर के अब डील जो है वो साइन हो गई है। वो $375 मिलियन जो है वो इस मिसाइल के लिए फिलीपींस जो है इतने रुपए दे करके इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। कारण क्या है, फिलीपींस जो कंट्री है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है। कारण ये है कि साउथ चाइना सी जो एरिया है उसके पास में, वहाँ पर चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फिलीपींस है और फिलीपींस को पता है कि 1982 के जो अनक्लोज लॉ है यूएन के, उसके बेसिस पर सी वाटर बॉडी जो है उनके ऊपर किसी का भी डोमिनेंस नहीं है। कुछ उनके जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिक्लेयर किए गए थे इस लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पेसिफिक कोशिश की गई कि जो सी वाटर बॉडीज़ हैं उनको ओपन एंड सभी के लिए इजीली अवेलेबल रखा जा सके। लेकिन यहाँ पर चाइना कोशिश कर रहा है कि साउथ चाइना सी को कम्प्लीटली अपने अंडर लाया जा सके, ताकि वो अदर एरिया पैसिफिक ओशन एंड इंडो एरिया जो है, इंडियन ओशन जो है, उसको डोमिनेट कर सके। तो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए फिलीपींस ने ये ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है। ब्रह्मोस जो वर्ड है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। ओके, दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि करतारपुर कॉरिडोर जो है, करतारपुर कॉरिडोर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सिख कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू एक पर्सन आता है और यहाँ पर पहले इंडिया में 1947 के टाइम में जब हमारे इंडिया का बाइफर्केशन हुआ था, उस समय ये जो फैमिली है वो बड़ा भाई यहाँ पर रह गया और छोटा भाई जो है वो पाकिस्तान चला गया। तो दोबारा से इस करतारपुर कॉरिडोर के तहत ये जो पर्सन है वो आपस में मिले हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया की जो टूरिज्म पॉलिसी है, रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको इंक्रीज करने की जो इंडिया की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है दोनों कंट्रीज़ के लिए। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो है उन्होंने अर्ज किया वहाँ की गवर्नमेंट से कि आप इंडिया के साथ में नेगोशिएशंस कीजिए, ताकि हम एयर रूट का यूज़ करके हमारे दोनों कंट्री की जो भी इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट हैं उनका यूज़ करके उन पिलग्रिमेज को हम हमारे पिलग्रिम्स तक ईजिली उनकी अवेलेबिलिटी करवाएं, ताकि दोनों कंट्री के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो और एक ईजिली एक स्टेबिलिटी वाला, पीस वाला जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर देखने को मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक्सप्लेन पेज पर यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हमने देखा कि अमित शाह ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जाट कम्युनिटी का बीजेपी गवर्नमेंट के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है। अब यहाँ पर जाट कम्युनिटी के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है यूपी में? देखो, ना सिर्फ यूपी, हम बात करें हरियाणा की और राजस्थान में भी जो जाट कम्युनिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर जो है वो जाट कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में आती है, मतलब ओबीसी में। हरियाणा में और राजस्थान का जो भरतपुर और धौलपुर के जो जाट हैं वो आते हैं सेंट्रल लिस्ट में। अगर हम बात करें तो वो ओबीसी में नहीं आते, जनरल में आते हैं। इसको लेकर के आपने पहले देखा भी होगा कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला था कि वो ओबीसी में अपने आप को लिस्टेड करवाना चाहते हैं, लेकिन अदर एरिया के जो जाट हैं वो ओबीसी लिस्ट में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं
जैसे कि 40 लोकसभा सीट्स जो है, इसके अलावा 160 असेंबली सीट्स है यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में। इसके अलावा यहाँ पर जो ये सीट्स है मतलब 40 लोकसभा सीट्स और 160 असेंबली सीट्स, इनमें मेजोरिटी है जाट की, इसीलिए जाट कम्युनिटी को इतना प्रेफरेंस देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की बात की गई है, इसके बाद में उनके बेटे अजीत सिंह की बात की गई है और प्रेजेंट टाइम में जो जयंत चौधरी है उनकी बात की जा रही है कि वो किस तरीके से जो जाट कम्युनिटी है उनको कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे जो पीएम है उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, सेंट्रल एशियन रीजन जो है उनके 5 कंट्रीज़ के हेड के साथ में वर्चुअल मीटिंग की। 2 पॉइंट के ऊपर मेजरली डिस्कशन हुआ कि कनेक्टिविटी कैसे किया जाए कि इजीली इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक इजीली अपनी रीच बना सके। यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिखाए गए कि देखो लैंड रूट का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। फिर हमने ईरान में जो चाहबार पोर्ट है उसको डेवलप किया ताकि चाहबार पोर्ट के थ्रू फिर अफगानिस्तान का यूज़ करते हुए हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक बन सके। लेकिन अफगानिस्तान में प्रेजेंट टाइम में इनस्टेबिलिटी है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट जब से आई है तो उस तालिबान गवर्नमेंट को अभी किसी ने भी ग्लोबली लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया दोनों मिलकर के कोशिश करें कि स्टेबिलिटी आए अफगानिस्तान में ताकि उसका यूज़ करते हुए दोनों तरफ से कनेक्टिविटी बन सके। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि चाइना का भी झुकाव है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को लेकर के, अपनी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कोशिश कर रहा है कि उनको अपने यहाँ पर उनकी कनेक्टिविटी इजीली बना सके। अभी हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई, उससे पहले ही चाइना के सी जिनपिंग ने भी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने वहाँ पर वर्चुअल मीटिंग की और उसमें एक उन्होंने डिक्लेयर किया है 2030 तक अभी हमारा जितना ट्रेड है उसको डबल कर दिया जाएगा। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो चाइना का जो ट्रेड है वो $40 मिलियन का है, $40 बिलियन का है और इंडिया का जो ट्रेड है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में वो $2 बिलियन का है। तो अब देखो दोनों में कंपैरिजन कहाँ है। अब इंडिया को मेजरली फोकस करना होगा इस एरिया के ऊपर, अपना जो ट्रेड है हर एरिया में जो अपनी पार्टनरशिप है उसको बढ़ाना होगा। इसीलिए बात की गई है कि हम जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है एक तो काम करेगा हमारी कनेक्टिविटी के ऊपर और एक काम करेगा जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर चरणजीत सिंह जिन्होंने हमारी हॉकी का जब एक तरीके से गोल्डन टाइम था उनके, हमारी हॉकी टीम के मैन हॉकी टीम के वो क्या थे, कैप्टन थे, तो उनकी अब डेथ हो गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो हमारी हॉकी टीम है जो काफ़ी लंबे टाइम से एक तरीके से डिग्रेड स्टेज में जा रही थी, अभी हमने देखा कि टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए उसमें दोबारा से हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मतलब दोबारा से हमारी हॉकी टीम अपग्रेड हो रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई उसमें अर्ली एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है, मतलब जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, मींस हमारे जो भी स्मॉल जो चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स है उनके ऊपर फोकस करने की बात की गई है। इसमें राइटर का ये बोलना है कि 0 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए आंगनवाड़ी एरिया में। आंगनवाड़ी एरिया में इसलिए फोकस किया जाए कि वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर वो एक तरीके से स्किल्ड नहीं होते कि एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जा सके। तो यहाँ पर जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि वहाँ पर अपने यहाँ पर किंडरगार्टन ओपन करें ताकि 3 to 6 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं वो ईजिली खेल खेल में अपनी एजुकेशन को भी स्टार्ट कर सके ताकि उनको बेसिक लेवल की जो नॉलेज है वो काफ़ी अर्ली एज में हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर हमने काफ़ी ज़्यादा यूनिक हमारी परेड को देखा। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी डाइवर्स है और हमने लास्ट में उनमें यूनिटी भी देखने को मिली। राइटर का ये बोलना है कि कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है वो एक तरीके से और ज़्यादा उनमें मतलब डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करे, उन डिफरेंसेस को यूनिटी में बदलने का काम करे तो हमारे इंडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में आगे बढ़ेगा। इसमें राइटर का बोलना है कि एक तो सिटीजनशिप एक्ट जो आप लेकर के आए हो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो मोर फीलिंग्स के साथ में इस एक्ट के ऊपर काम करें ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनके ऊपर ज़्यादा हमारी जो सोसाइटी है वो उसके ऊपर फोकस ना करके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। दूसरा उन्होंने बोला है कि आसाम वाले रीजन में जो आप एक तरीके से जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो जिसमें आप ट्राइब्यूनल का फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स का यूज़ करते हुए उनको एक तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस इश्यू को भी आप सीरियसली कंसिडर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में एक इशू और है अप्सा। अभी
अभी हमने नागालैंड वाला एरिया जो है वहाँ पर इस इशू को बहुत ज़्यादा देखा और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ। ओके तो अप्सा जो एक्ट है उसको भी, इसके अलावा UAPA एक्ट जो है उसको भी, इनको भी एक बहुत ही ब्रॉड आइडिया के साथ में, मतलब कंट्री के जो लोग हैं उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आए इन एक्ट के अंडर। ऐसा नहीं हो कि उनको लगे कि हमें रोकने के लिए, हमारी जो फ्रीडम है उसको काउंटर करने के लिए ये एक्ट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अगर इतनी फीलिंग्स के साथ में इन सारे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी तो हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो राइटर है वो अभी एक सर्वे पब्लिश हुआ और उस सर्वे में ये बोला गया कि कोविड की वजह से, कोविड के बाद में अगर हम देखें तो हमारी रिकवरी जो है वो के शेप में हुई है। मतलब जो लोग पुअरर थे उनकी जो एसेट्स है वो घटती गई और जो लोग रिस्क थे उनकी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होती गई। मतलब जो वाइडर गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो गया है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि एपिडेमिक ने एक इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। जो ये पेंडेमिक हुआ उसकी वजह से एक इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है हमारी सोसाइटी में। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि जो प्रिविलेज्ड पर्सन है उनको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ना दे करके जो पुअर पर्सन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि प्रेजेंट टाइम में जो भी जिनकी भी एसेट्स डिक्रीज देखने को मिला है, जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुई है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वर्ल्ड पीस पर। यहाँ पर रशिया और अब फ्रांस कंट्री जो है उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है उनको लेकर के। तो यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली है कि देखो वेस्टर्न कंट्री जो है वो हमारे इशू को कंसर्न में नहीं ले रही हैं, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि रशिया को भी कुछ इशू हो सकते हैं। ओके अगर उन सबको लेकर के आप बात करो और हम नेगोशिएशन के साथ में अगर इस प्रॉब्लम को डिस्कशन करें तो वो जैसी सिचुएशन यहाँ पर सामने आएगी ही नहीं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चाइना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके और ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसा स्पेस सेंटर बना रहा है जिसमें पाकिस्तान के लिए भी मोर सैटेलाइट्स को ईजिली लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज पर। यहाँ पर जो गूगल है वो एयरटेल, भारतीय एयरटेल जो हमारे यहाँ पर एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन में एक जायंट ग्रुप है, उसमें गूगल जो है वो $1 बिलियन का इन्वेस्ट करने वाला है। ओके और 1.28% स्टेक जो है उसको पिकअप करेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और यूके को लेकर के है। इंडिया और यूके जो है वो अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के टॉक्स करने वाले हैं कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर वो दोनों कंट्रीज अपने आप पर यहाँ पर कॉपरेशन बनाते हैं ताकि दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज पर अगर हम बात करें तो हमारी जो वीमेन हॉकी टीम है उन्होंने एशिया कप में चाइना को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। लास्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो चैंपियन थी इंडिया, उन्होंने चाइना को, चैंपियन इंडिया डिफीटेड चाइना, उन्होंने चाइना को इस बार हरा दिया है और लास्ट मैच में इंडिया हार गई थी। उसके बाद में 3/4 पोजीशन के लिए ये मैच हुआ है जिसमें इंडिया को 3rd पोजीशन मिली है और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टेनिस को लेकर के। यहाँ पर ये है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है वो स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। राफेल नडाल जो है वो अपने 21st कैरियर ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए अपना लास्ट मैच से एक दूर है। अगर वो लास्ट मैच को जीत जाते हैं तो उनके कैरियर का 21st ग्रैंड स्लैम होगा। हमें पता है कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम है। उन 4 ग्रैंड स्लैम के नेम आपको पता होना चाहिए, सीरीज पता होना चाहिए कि एक ईयर में सबसे पहले कौन सा मैच होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है। तो यहाँ पर राफेल नडाल जो है उन्होंने एक तरीके से सिंगल जो मोस्ट प्लेयर जो है उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में पार्टिसिपेट किया था। ना तो इसमें रोजर फेडरर ने पार्टिसिपेट किया और ना ही नोवाक जोकोविच ने पार्टिसिपेट किया। अब नोवाक जोकोविच की मैंने बात की, इसके अलावा मैंने बात की रोजर फेडरर की। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिन एग्जाम में स्पोर्ट्स को लेकर के और पर्सनैलिटीज बेसिस क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये प्लेयर जो है वो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि वहाँ पर नीडी पर्सन है जिनको ज़रूरत है इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।